गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए थे और इस वीडियो में भी हम उसी से आगे बढ़ेंगे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के भी कुछ ओटी क्वेश्चन लेंगे। साथ में हम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे और साथ में हम पीछे के भी कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो आज हम वीडियो में इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करके ये सारे लगभग आपके पास 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे और हम उम्मीद करेंगे इसमें से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ए पावर एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन देखना है तो ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता है, ये फॉर्मूला है। और अगर हम कहें डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x लॉग ई बेस ए। अगर यहाँ पर बेस ई लगा हो तो सिंपल उसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, उसमें ये कांस्टेंट नहीं जुड़ेगा। अब बात आती है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डिग्री। तो बच्चों, कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन में और कॉस एक्स डिग्री के डिफरेंशिएशन में अंतर है और बच्चे अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो कॉस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना होगा तो सीधे सीधे माइनस साइन एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन -π/180 साइन एक्स डिग्री होता है। कैसे होता है वो ज़रा समझ लीजिएगा आप। कॉस एक्स डिग्री को हम अगर हमें इसमें लिखना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो cos πx/180 ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos πx/180 जब हम करेंगे तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए cos x मान लें तो cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन πx/180 और x की जगह यहाँ πx/180 लिखा है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो इंटू π/180 आपका रह जाएगा। और अब ये आपका हो जाएगा -π/180 और साइन और πx/180 की जगह वापस हम x डिग्री रख दें तो ये आपका डिफरेंशियल हो जाएगा -π/180 साइन x डिग्री। इसी तरीके से बच्चों हम पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ कह दें कि साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन, तो साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x डिग्री और यहाँ π/180 लग जाएगा। हम कहें sec x डिग्री का डिफरेंशिएशन तो sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, तो हो जाएगा sec x डिग्री tan x डिग्री, आगे π/180 डिग्री आप लगा देंगे तो आपका बड़े आसानी से आप ये डिग्री वाले डिफरेंशिएशन आप कर पाएंगे। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है और बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0। कोई भी कांस्टेंट हो, नंबर लिखा हो या ABC लिखा हो, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ये यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x, तो f1x डी अपॉन डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x। डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x ये क्वेश्चन रूल कहलाता है या डिवाइड रूल कहलाता है। तो f2x डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी अपॉन डी एक्स ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर लेते हैं, फार्मूले हैं सारे। अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। इसमें भी जनरली फार्मूलों के ही ओटी क्वेश्चन बन पाते हैं, क्योंकि अगर हम डिजिट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं, उसमें कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो जनरली अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल सा डिजिट वाला आएगा या फिर सीधे सीधे फार्मूला आएगा। अरिथमेटिक मीन की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा की बात करें तो इसका फार्मूला होगा L1 प्लस n/2 माइनस 3 अपॉन f इंटू आई। L1 है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास n/2, n आपका होता है टोटल फ्रिक्वेंसी, C होता है फ्रिक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास एंड f है फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और I आपका हो जाएगा क्लास इंटरवल। इसी तरीके से मॉड की बात करें तो अभी नए सिलेबस में मॉड आपका एग्जाम्प्ट हो गया है, लेकिन फिर भी अगर इसके फार्मूले की बात करें तो Z इक्वल टू L1 प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। L1 है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, FM फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ
बिफोर मॉडल क्लास, और F2 जो होता है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास के बाद की लेटर। इसके बाद ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है मीन, मीडियन और मॉड के बीच में जो रिलेशन होता है, मॉड इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात करें शॉर्टकट मेथड के फार्मूले के लिए, तो फार्मूला लगता है अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए बात करें तो सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकाल लें और उसमें एक्स बार का डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपका आ जाता है। तो ये कुछ आपके स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अब बात आती है सैंपल स्पेस फॉर द 2 पॉइंट। अगर हम 2 पॉइंट एक साथ उछालते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है, तो सैंपल स्पेस बनता है। अगर एक पॉइंट के लिए बात करें तो सैंपल स्पेस ओनली 1 के लिए आपका सैंपल स्पेस होता है एच एंड टी, हेड आएगा या टेल आएगा। 2 पॉइंट्स के लिए होगा एच एच, दोनों पे हेड आए, एच टी पहले पे हेड दूसरे पे टेल, टी एच पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल आ जाए, तो ये सैंपल स्पेस आपका बनता है 2 पॉइंट्स के लिए। इसी तरीके से सैंपल स्पेस फॉर 1 डाइस, अगर हम डाइस थ्रो करते हैं सिंगल डाइस, तब सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वहाँ पे टोटल आपके 6 इवेंट्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला होता है पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। इसी को हम अगर यूँ लिख दें तो ये आपका हो जाएगा फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल केसेज। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। अब बच्चों बात आती है प्रोबेबिलिटी फॉर इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी 0 होती। फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमने एक डाइस थ्रो किया है और उसमें 7 आएगा, तो 7 कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए वो इम्पॉसिबल इवेंट है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती। और यहाँ पर हम एक बात और बता दें कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ऐसा इवेंट जो आपको मालूम है कि होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है। जनरल एडिक्शन थ्योरम प्रोबेबिलिटी के लिए होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एंड स्पेशल एडिक्शन थ्योरम के लिए अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आ जाते हैं, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 होती है, इसलिए वो ए इंटरसेक्शन बी वाली बात हट के स्पेशल एडिक्शन थ्योरम आपका बन जाता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और हमने यहाँ पर आपको बता भी दिया कि फॉर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होता है। अब बच्चों अगर हम फिर से लिमिट और डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस को मिक्स करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट ऑप्टिक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो लिमिट x टेंड टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ हम x की जगह लिमिट 1 अगर अप्लाई कर दें तो 1 क्यूब 1 माइनस 1 स्क्वायर 1, तो 1 से 1 कैंसिल होकर आपका सिर्फ आंसर आ जाएगा 1। वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x, एफ एक्स 4x है यहाँ पर, अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो एफ डैश एक्स हो जाएगा ओनली 4, और यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर वैल्यू पूछी है तो एफ डैश 3। अब यहाँ x बचे ही नहीं है तो 3 की वैल्यू हम रखेंगे नहीं, तो सिंपल 4 ही आपका आंसर आ जाएगा, तो इसलिए आपका ये आ जाएगा 4। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देन एट x इक्वल टू 0 डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पूछी है, तो हम यहाँ पर y आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका डिफरेंशियल कर दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा तो 6x, 3x, x का 1 हो जाता है तो 3 रह जाएगा, 1 का 0। और अब यहाँ पर हमें x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएशन पूछा है, तो यहाँ हम x की जगह 0 रख देंगे एट x इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 प्लस 0 प्लस 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आपका ये आंसर 3 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ cos 2x, बच्चों ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस बनता है। अगर हम कहें cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos 2x,
तो पहले तो वैसे ही फार्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा -sin2x, लेकिन x की जगह जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशियल हम दोबारा करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x का डिफरेंशियल यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा -2sin2x। इस तरीके से फंक्शन ऑफ द फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है। ये भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस है, d/dx ऑफ log sin x। अगर हम log sin x का डिफरेंशियल करें तो देखो बच्चों किस तरीके से आपका आंसर निकलेगा, रटना नहीं है, आपको समझ के करना है। तो log x का डिफरेंशियल होता है 1/sin x, लेकिन x की जगह sin x लिखा है तो sin x का डिफरेंशियल दोबारा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x। तो cos x/sin x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा cot x। तो आपका log sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cot x। अब आगे लिमिट x टेंड टू 3 x⁵ माइनस 3⁵ अपॉन x-3, और ये आपका आंसर 405 आएगा। कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा लिमिट x टेंड टू a x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x-a, ये होता है n⁻n-1 इस फॉर्मूले से। तो अगर यहाँ देखें तो n तो है 5, तो हो जाएगा 5, a कितना है 3, तो 3⁻5 -1, तो 5 × 3⁻4, और 3⁻4 आपका हो जाएगा 81 × 5, तो 5 और 40, तो इस तरीके से ये आपका 405 आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एट x = 0, साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा cos x 0, और cos x। अब cos x की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इस तरीके से ये 1 आ जाएगा। अगर हम इस लिमिट को बच्चों सॉल्व करके आपको बताएं कि ये यहाँ पर है लिमिट x टेंड टू 0 x² माइनस 4 अपॉन x-2, तो हम पहले इसके कर लेंगे फैक्टर। लिमिट x टेंड टू 0 x² माइनस 4 के फैक्टर करें तो x-2 x+2 अपॉन x-2, x-2 कैंसिल, और अब अगर यहाँ पे लिमिट हम अप्लाई कर दें तो x की जगह यहाँ 0 रख देंगे तो आपका हो जाएगा 0 + 2 = 2, तो ये आपका 2 आंसर इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ 2x² - 1 एट x = 2, x = 2 पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बच्चों देखो जरा, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशियल कर लें। 2x² - 1 तो हो जाएगा 4x, -1 का 0 तो हो जाएगा 4x, और ये कहाँ पे डिफरेंशिएशन पूछा है उसने, x = 2 पर, तो x = 2, x की जगह हम 2 रख दें तो d/dx ऑफ एट x = 2, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, तो इस तरीके से आपका आंसर ये 8 आ जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू 0 sin 6x अपॉन sin 3x की वैल्यू पूछी है। तो ये देखिए 2 कैसे आ रहा है बच्चों इसका आंसर, तो लिमिट x टेंड टू 0 sin 6x है, तो नीचे हम 6x का डिवाइड कर दें और यहाँ 6x का मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरीके से है sin 3x, तो यह sin 3x यहाँ 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि sin θ/θ 1 होता है, sin θ/θ 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो 1 × 6x अपॉन 1 × 3x, तो x से x कैंसिल, 3 × 2 = 6, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये आपका आंसर 2 आएगा। If a batsman score a maximum of 60 runs and minimum of 46 runs this tournament, then the range of his runs will be, तो रेंज निकालने के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देते हैं तो वो रेंज आ जाती है। तो 60 - 46 करेंगे तो 14 आपकी रेंज आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ द मीन ऑफ द डाटा, इन डेटा के मीन निकालना आपके लिए बहुत आसान है। इन सबको प्लस करके, और ये कितने 8 हैं, 8 से डिवाइड कर देंगे तो इन सबको प्लस करोगे तो 72 आ जाएगा। 72/8, तो 8 × 9 = 72, आपका इस तरीके से आंसर यहाँ पे 9 आ जाएगा। मीन ऑफ 2 नंबर्स a एंड b, कि 2 नंबर का अगर हमें मीन निकालना है तो दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो a + b/2। द डिफरेंस x - a ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x फ्रॉम a फिक्स्ड वैल्यू a इज कॉल्ड, तो इस केस में a आपका डेविएशन कहलाता है। इन ए ग्रुप ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन कीप द वेरिएंस अनचेंज, अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन प्लस या माइनस कर दें, पहले से ही कोई ग्रुप में ऑब्जर्वेशन है उनमें अगर कुछ ऑब्जर्वेशन प्लस या माइनस करने पर उसके वेरिएंस में कोई अंतर नहीं आता, वो अनचेंज रहता।
रेंज ऑफ डेटा, अगर आपको कुछ डेटा दिए हैं और आपको उनकी रेंज निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दें तो वो उसकी रेंज निकल आती है। इफ E1 एंड E2 आर दी एक्सक्लूसिव इवेंट देन P1 इंटरसेक्शन E2 जीरो हो जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। फॉर एनी इवेंट ए P नॉट ए, अगर कोई इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी PA होगी, तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी 1 में से हम माइनस कर दें, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। PA और B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA एंड B। ये फार्मूला हम आपको पहले भी इस तरीके से बता चुके हैं कि PA यूनियन B इक्वल टू होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो यूनियन की जगह हम और लगा देते हैं और इंटरसेक्शन की जगह एंड लगा देते हैं, तो ये आपका इस तरीके का दूसरा फार्मूला आपका बन जाता है। If the probability of an event A is 2/11, then probability of event not A, अगर किसी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करके निकाल लेंगे। 1 माइनस 2/11 करोगे तो 11 एलसीएम आ जाएगा, तो 11 माइनस 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/11। इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। अब बच्चों बात करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इफ PA इक्वल टू 0.42, PB इक्वल टू 0.48, PA एंड B 0.16, तो PA और B की वैल्यू निकालनी है। तो यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे काम कर जाएगा जो ये लिखा है PA और B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA एंड B। तो PA की वैल्यू यहाँ पे 0.42 दिया है, PB आपको 0.48 दिया है और P एंड B की वैल्यू 0.160 है, और जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.74 इसका आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसा छोटा सा क्वेश्चन अगर आता है तो बड़े आसानी से आप कर लोगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन फेवर ऑफ ए इवेंट इज 3/11, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 3/11 है, तो उस प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट उस इवेंट के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 3/11, 11 एलसीएम आ जाएगा, 11 माइनस 3, तो आपका 8/11 आंसर आ जाएगा, तो 8/11। A coin is tossed twice. The probability that at least one tail occurs is 3/4. कैसे होगा, अगर हम इसका सैंपल स्पेस देखें 2 पॉइंट्स के लिए, तो H H H T T H और T T, एटलीस्ट 1 टेल की बात आ रही है, तो ये यहाँ पे 3 इवेंट हो जाएंगे एटलीस्ट 1 टेल में। तो यहाँ पर आपका PNA आपका हो जाएगा 3, NS आपका है 4, तो अगर हम PA निकालेंगे तो PA होगा NA/NS, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/4। तो इस तरीके से बच्चों आपका आंसर आएगा 3/4। 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब बच्चों होता है जब हम पहले तो 2 डाइस अगर थ्रोन करते हैं तो उसके लिए टोटल 36 आपके लिए सैंपल स्पेस के जो पॉइंट होते हैं 36 होते हैं। डबलेट में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये डबलेट कहलाते हैं जिसमें दोनों डिजिट एक जैसे हों। तो ये आपका अगर हम इसको इवेंट को E माने तो ये NE आपके हो जाएंगे 6, तो उस केस में PE हो जाएगा 6/36, तो आंसर आपका आ जाएगा 1/6। ये बच्चों आंसर आपका आ गया 1/6। इन ए लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इज 2/7। तो कैसे आएगा, ये लीप ईयर में 366 डेज होंगे, तो यहाँ पर अगर 52 वीक्स आपके हो जाते हैं तो ये आपके हो गए 364। अब आपके पास 2 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं, तो 2 डेज कैसे कैसे हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, वेंसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। तो चाहे संडे का है चाहे मंडे का है, कोई भी एक दिन के लिए बात करें, यहाँ संडे की बात हो रही है, संडे 2 तरीके से आएगा, संडे मंडे आ सकता है या फिर आपका सैटरडे
संडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे और संडे की बात आ रही है, ये सैटरडे संडे, इस तरीके से 2 तरीके से। तो टोटल केसेज यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से संडे आपका 2 तरीके से आ सकता है, तो 2/7 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बच्चों यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संडे कह रहा है कि मंडे कह रहा है कि ट्यूसडे कह रहा है, आंसर आपका हमेशा 2/7 निकलेगा। ये तो लीप ईयर की बात हुई। अब अगर हम एक क्वेश्चन लगातार आपको और बता दें, अगर सिंपल ईयर के लिए बात करें तो सिंपल ईयर में 365 डेज हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 डे बचेगा। तो 1 डे कैसे कैसे हो सकता है, संडे से लेके और सैटरडे तक आपका ये एक ही एक दिन होगा, तो उस केस में आपकी टोटल 7 हो जाएंगे, और संडे आने के लिए केवल एक ही बार संडे आएगा, तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी। तो सिंपल ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7, और लीप ईयर में कोई भी डे, संडे कह दें मंडे कह दें, उसके आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी। तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर सिंपल ईयर या नॉर्मल ईयर के लिए बात करें तो प्रोबेबिलिटी 1/7 होगी। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट होंगे x 0 0, वाई एक्सिस के लिए 0 y 0, और जेड एक्सिस पर कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 z। इसी तरीके से अगर हम प्लेन की बात करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, जैसा नाम है एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड 0 होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स वाई 0। द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट, कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन से आपके पास, ये स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और बच्चों ये ऑक्टेंट कहलाते हैं। तो ये जिस तरीके से अगर हम 2D में बात करें तो 2D में आपके क्वाड्रेंट होते हैं 1 2 3 4, इसी तरीके जब हम 3D में बात करते हैं तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होंगे, वहाँ पर 8 ऑक्टेंट होंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होंगे, केवल जेड कोऑर्डिनेट होगा। द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस टुगेदर फॉर्म ए प्लेन विच इज नोन एज एक्स वाई प्लेन, और कभी कभी हम इसको एक्स ओ वाई प्लेन भी लिख देते हैं, इसमें ऑरिजिन भी इंक्लूड कर लें तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम ऑरिजिन 0 0 8, 0 0 0 से एक्स वाई जेड की प्लेन की पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो होती है √x² + y² + z²। यहाँ फार्मूला बच्चों लग रहा है x - x1 √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर + z2 - z1 का होल स्क्वायर। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2 1 4 फ्रॉम y एक्सिस, तो ये बच्चों जरा ध्यान से समझ लेना, अगर हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो 2 1 4 के करस्पॉन्डिंग अगर हम पॉइंट लेंगे तो ये 2 1 4 है, और अगर हम y एक्सिस पर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट रह जाएगा, x और z 0 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0 1 0। और अब अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें तो फार्मूला वही लगेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर + z2 - z1 स्क्वायर, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर 4, 1 - 1 का होल स्क्वायर 0, एंड 0 - 4 का स्क्वायर आपका 16, तो ये √20 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से √20 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों जब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस से, तो ये एक्स आपका 0 हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट ये बन जाएगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट पे सिर्फ एक्स रहेगा, ये एक्स आपका बच्चों इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर हम ये पॉइंट आपका है 2 3 4, और अगर हम एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट देखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 0 0, अगर हम इसको ये ए और बी, और अब अगर हम इनकी डिस्टेंस की बात करें तो √ हो जाएगा 2 - 2 0 + 3 - 0 का होल स्क्वायर 9, 4 - 0 का होल स्क्वायर 16, √25 दैट इज 5। तो इस तरीके से आंसर आपका 5 निकल आएगा। द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स, अभी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और वो 8 पार्ट्स आपके क्या कहलाते हैं, ऑक्टेंट कहलाते हैं। ऑल द 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ए पॉइंट वेयर ऑल द 3 एक्सिस मीट इज नोन एज ऑरिजिन,
एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन इज 0 0 0। अगर हम 3D की बात करते हैं तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 होते हैं, और अगर हम 2D की बात करें तब ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 345 फ्रॉम XZ प्लेन इज 4। अब प्लेन की बात आ रही है बच्चों, तो अगर हम बात करें 345 एक पॉइंट है और ये आपका XZ प्लेन है, तो XZ प्लेन पर X कोऑर्डिनेट होगा, Z कोऑर्डिनेट होगा, Y नहीं होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 305। और अब हम इसके बीच की डिस्टेंस अगर निकालें तो फॉर्मूला वही निकाल देंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 0 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 16 प्लस 0, तो अंडर रूट 16 आपका 4 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चे 4 आंसर आ जाएगा। और सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 345 फ्रॉम जेड एक्सिस। अब अगर हम एक्सिस के लिए बात करें तो 345 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जेड एक्सिस पर ये सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट आएगा, तो हो जाएगा 0 0 और 5। और अब अगर हम इनके लिए बात करें तो ए बी आपका हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, 0 माइनस 0 0, तो 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए बात कर लेते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन। 2 परपेंडिकुलर लाइन के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है, दैट इज m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इफ एनी लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस देन इस ग्रेडियंट बच्चों हमेशा m इक्वल टू होता है tan थीटा। तो यहाँ tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 3। ग्रेडियंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट 3 माइनस 2 एंड 3 4 इज नॉट डिफाइंड। किस तरीके से, अगर हमें लाइन पर 2 पॉइंट मालूम है 3 माइनस 2 एंड 3 4, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 4 माइनस माइनस 2 4 प्लस 2 3 माइनस 3, तो 6 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 का डिवाइड नहीं कर पाते हैं, वो नॉट डिफाइंड होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। तो किसी भी लाइन की परपेंडिकुलर के लिए बात करें तो इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, इधर ले आएंगे तो -2 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड। तो यहाँ बात हो रही है ऑरिजिन से, x1 y1 की जगह यहाँ हम 0 0 रख देंगे, तो 0 प्लस 0 -2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 1। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 1 माने जाएंगे, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, तो हो जाएगा -2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, और ये आपका 2 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 होगी। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू 3x प्लस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0 इज 3। इसी तरीके से निकाल लेंगे, यही फॉर्मूला लगा के जैसे भी लगाया था अपन ने। स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस अंडर रूट 3y इक्वल टू 5 इज 2 अपॉन अंडर रूट 3। कैसे आएगा जरा देखो, 2x माइनस अंडर रूट 3y इक्वल टू 5, इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो 3y इक्वल टू 2x माइनस 5 एंड y इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3। कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये ग्रेडियंट की जगह 2 अंडर रूट 3 रखा है, तो m इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये आंसर हो जाएगा। कंडीशन फॉर 2 लाइन्स y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2 विल बी परपेंडिकुलर इज m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 एंड पैरेलल के लिए कंडीशन होगी m1 इक्वल टू m2। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 एंड 3 5 इज दिस। तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है, मान लीजिए यहाँ 2 पॉइंट दिए हैं 1 -1 एंड 3 5, तो फार्मूला क्या लगेगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y माइनस माइनस प्लस 1, y2 माइनस y1 5 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1
एक्स माइनस वन, तो वाई प्लस वन इक्वल टू 6/2 एक्स माइनस वन, ये 3 आ जाएगा। तो वाई प्लस वन इक्वल टू 3x माइनस 3, तो 3x माइनस वाई माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। या तो हम ऐसे ही रखा रहने, या एक माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस 4i, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसका बीच का साइन बदल जाता है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 प्लस 4i। मॉडुलस ऑफ दिस, जब हम निकालते हैं तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 प्लस 3, तो अंडर 4 का स्क्वायर रूट 2, इस तरीके से मॉडुलस इसका 2 आ जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज -5i। तो ऑर्डर्ड पेयर जब हम लिखते हैं तो -5i को हम लिख देंगे 0 -5i, और इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे 0, -1। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर आपका हो जाएगा 0, -1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -i, किसी नंबर का और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमेशा मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई मान लें, x प्लस आई वाई, और कॉम्प्लेक्स हमें नंबर का -i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो ये 1 हो जाएगा। x प्लस आई वाई इक्वल टू 1/-i, इसको रेशलाइज कर लें तो i अपॉन माइनस आई स्क्वायर, तो i अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस और -1, तो ये आंसर आ जाएगा i। तो इसका इन्वर्स आ जाएगा i। n टर्म ऑफ द सीरीज AR स्क्वायर, ये GP है, GP के n टर्म होता है, Tn इक्वल टू AR टू दी पावर n-1, ये GP का nth टर्म AR टू दी पावर n-1, यही फॉर्मूला लिखा है। एट्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 248 का एट्थ टर्म निकालना है, यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ a है 2 और r भी 2 है, तो 2 पावर 8 -1, तो 2 इंटू 2 पावर 7, तो हो जाएगा 2 पावर 8, और इसको हम निकालेंगे 256 हमारा आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इक्वल टू 4a। तो किसी भी कैटेगरी, 4 कैटेगरी के पैराबोला होते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y स्क्वायर इक्वल टू -4x। चारों केसेज में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a ही होती है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। इसेंट्रिसिटी ऑफ इक्विलेटरल पैराबोला और रेक्टेंगुलर पैराबोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओटी होता है। और इक्विलेटरल पैराबोला की या रेक्टेंगुलर पैराबोला भी इसको बोलते हैं, उसकी इसेंट्रिसिटी √2 होती है। tan 75 डिग्री की वैल्यू √3 - 1 अपॉन √3 + 1 होती है, इसको आप निकाल सकते हो फार्मूला लगा के, tan 45 डिग्री + 30 डिग्री, और फार्मूला tan a + b का लग जाएगा, tan 45 डिग्री + tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री, तो आ जाएगा 1 + 1 अपॉन √3 एंड 1 - 1 अपॉन √3। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। sec 90 - थीटा इक्वल टू cosec थीटा होता है, फार्मूला है। 1 - 2 sin स्क्वायर a को हम cos 2a लिख सकते हैं, फार्मूला है। और tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a, फार्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले ओटी के तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद कर लेने हैं, क्योंकि वो कोई भी फार्मूला एज ए ओटी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपको पूरे ओटी यहाँ पर करवा दिए हैं सिलेबस के, हमने पीछे के भी ओटी ले लिए हैं। वीडियो 1 जो मैंने डाला था उसमें हमने चैप्टर 1 से लेके और 10 चैप्टर तक के ओटी आपको डाल दिए थे, करा दिए। तो बाकी की ओटी मैंने आज की वीडियो में करा दिए हैं, और प्लस इम्पॉर्टेंट ओटी हमने आगे के चैप्टर्स के भी ले लिए। तो इस तरीके से कुल आपके पास 200 ओटीज हो गए हैं, और इन 200 ओटी को अगर आप बहुत अच्छे से रजिस्टर में लिख के और आप अगर लर्न कर लेते हो, तो मैं समझता हूँ कि आपको एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया है, और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी फिलिंग द ब्लैंक के टाइप पे मैंने दिए हैं, लेकिन
इनमें से ही मल्टीपल चॉइस हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैच द कॉलम हैं, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना के मिल सकते हैं। तो ये आप सारे प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। थैंक यू।